पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों गूंज है फॉरेन फंडिंग केस की। ये केस क्या है? इमरान खान जैसा पवित्र पाक आदमी क्या गैर मुल्की फंडिंग लेकर मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए आया था? क्या इमरान खान यहूदी लॉबी के आदमी हैं? ये बात सच साबित हो जाती है। क्या ये फॉरेन फंडिंग केस नून लीग की तरह, पैनामा केस की तरह खान साहब के खात्मे का बायस बनेगा? क्या हुकूमत इस केस की वजह से चली जाएगी? हुकूमत इलेक्शन कमीशन की इस स्क्रूटनी रिपोर्ट जिसकी वजह से आजकल हलचल है, इस पर क्या हो सकता है? कानूनी तौर पर इमरान खान के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ क्या हो सकता है? नून लीग पीपल्स पार्टी क्या खुद दूध के धुले हैं? ये मामला सारा है क्या? थोड़ा पेचीदा भी है, एक आम आदमी के लिए समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आसान अल्फाज में ये पूरा मामला आपके सामने बयान करूंगा और जो सवालात मैंने आपके सामने उठाए हैं इनके जवाबात भी खोजने की कोशिश करेंगे। तो पहला अहम पॉइंट यह है कि ये फॉरेन फंडिंग केस है क्या। इसका नाम पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस है। तहरीक इंसाफ को जो फॉरेन से, बाहर से फंडिंग हुई है उसका केस है। ये केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने लाया गया था साल 2014 में, यानी कि आज से 7 साल पहले, और 7 साल गुजरने के बावजूद इस केस का फैसला नहीं हो सका। इस केस को इलेक्शन कमीशन में शिकायत लेकर जाने वाले शख्स कौन थे, ये बड़ा अहम पॉइंट है। इलेक्शन कमीशन में ये शिकायत लेकर जो आदमी गया वो आदमी है जिसको इमरान खान अपना नायब कहते थे, यानी कि आप पार्टी में मेरे नायब सदर की हैसियत रखते हैं। वो आदमी है इमरान खान जिसकी गाड़ियों में घूमते रहे हैं। जब इमरान खान ने एक छोटी सी ईंट लगाई थी तहरीक इंसाफ की तो अकबर एस बाबर नाम का ये आदमी उनके साथ था। ये अकबर एस बाबर ने शिकायत की है, यानी कि घर के भेदी ने लंका ढाई है, तो ये बात बहुत अहम हो जाती है। उन्होंने क्यों ढाई, इसका भी जवाब आपको दे देते हैं। अकबर एस बाबर ये बताते हैं कि वो पार्टी में जो जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन थे, एक साबिक जज, वो भी पीटीआई के रुकन थे, वो भी बानी अरकान में से थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ को बनाया था, बुनियाद रखी थी, उन लोगों में से थे वो। और अकबर एस बाबर तहरीक इंसाफ की जो फंडिंग के मामलात हैं उनको देखते थे, और उनको देखते हुए रिकॉर्ड में उनके सामने आया कि तहरीक इंसाफ ने फंडिंग ले रखी है कुछ लोगों से जो कि मुख्तलिफ कंपनीज हैं और गैर मुल्की शहरी हैं। ये तो इलीगल है, ये तो गलत है, इलेक्शन कमीशन हमें कल को पकड़ लेगा। अकबर एस बाबर ये कहते हैं कि उन्होंने और वजीहुद्दीन सानी, जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन ने ये मामला उठाया इमरान खान साहब के सामने कि खान साहब, और ये वक्त है 2011 का। ये वो वक्त था जब पीटीआई बूम पर थी, एक बड़ी तहरीक इंसाफ जमात बनकर सामने आई थी और सब लोगों में, एक मुल्क में एक पूरी मोबिलाइजेशन थी, गूंज हो गई थी खान साहब की उस इस्लामाबाद वाले यादगार जलसे के बाद। फिर एक सुनामी पीक पे था पीटीआई का। बहरहाल उस टाइम पर इन्होंने जब ये मामला उठाया, दोनों ने आपस में डिस्कस किया और ये ले गए खान साहब के पास कि खान साहब ये फॉरेन फंडिंग हमें कुछ इलीगल हुई हुई है। खान साहब ने बकौल अकबर एस बाबर के, खान साहब ने कहा कि इसको दबा दो, इधर ही ख़त्म कर दो मामला, समझो कुछ नहीं हुआ। और यूं करते करते अकबर एस बाबर कहते हैं कि हमें पार्टी के अंदर जिद्दोजहद करते हुए 3 साल लग गए कि खान साहब को एहसास दिला सकूं कि भाई ये गलत है, इसको रोको, ये कल को गले पड़ जाएगा। और आप ये इलीगल काम कैसे कर रहे हैं? आप तो खुद ईमानदार हैं, एक नए हैं, शफाफ हैं, ऑनेस्ट हैं, आपकी तो वजह शोहरत ही यही है, तो आप तो करप्शन से दूर हैं, तो ये आप कैसे गैर मुल्की पैसा ले रहे हैं? अपनी ही पार्टी के अंदर अकबर एस बाबर बहुत बोलते रहे 3 साल तक, किसी ने ना सुनी और खान साहब ने भी उनको अपने आप से दूर करना शुरू कर दिया। तो अकबर एस बाबर ने बिलाखिर दिल बर्दाश्ता होकर और इस अज़्म के साथ कि अब मैं तुम्हें बेनकाब करूंगा, पीटीआई को छोड़ दिया और 2014 में ये दरखास्त दी, जो कि अब 7 साल गुजरने के बावजूद आज तक फैसला नहीं हो सका। अच्छा, जब इलेक्शन कमीशन में ये दरखास्त पहुंची अकबर एस बाबर की, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है, तहरीक इंसाफ को बुला लेंगे कि आओ भाई बताओ, आपकी पार्टी का बंदा है, हमें ये दरखास्त लेकर आया, बल्कि कोई और भी लेकर आए तो बात तो चल सकती है, लेकिन ये तो घर का बेदी है। तो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बुलाया और कहा कि बताएं कि जी आपके पास बाहर से पैसा कितना आया, कब आया। और यूं वक्त गुजरता गया, करते करते पीटीआई बरसरे इक़्तिदार आ गई। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन बार बार कहता रहा, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन ने इस केस के दाखिल होने के बाद से लेकर अब तक तहरीक इंसाफ को 21 मरतबा लिख कर कहा है कि हमें अपनी दस्तावेज़ात दें, लेकिन पीटीआई की जो पार्टी के तंजीमी या माली जो इंतज़ाम देखते हैं, जो डिपार्टमेंट है, वो कुछ अहम फाइलें दबा कर बैठा और सबूत उनको नहीं दे रहा, जिसका तज़किरा आगे चलकर आपको मालूम होगा कि कैसे स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में सामने आता है। बहरहाल तो अब पीटीआई ने 21 मरतबा के हुक्मनामे के बावजूद कोई दस्तावेज़ फराहम नहीं की। और जब पीटीआई को कहा गया कि आप पर इल्ज़ाम लगा है कि आप बाहर से गैर मुल्की फंडिंग लेते रहे, तो पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में ये कहा कि इस पर तो बात होगी कि हम लेते हैं नहीं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी लाओ, उनसे भी पूछो कि वो भी लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि हमें लगता है कि वो भी लेते हैं। लिहाजा अपने जुर्म की सफाई देने के बजाय पीटीआई ने दूसरों के जुर्म की जानिब इशारा करना शुरू किया, जिससे पता लगता है कि दाल में कुछ काला है। पीटीआई ने इस केस में इसको डिलेइंग टैक्टिक्स, जिन्हें आप ताखीरी हरबे कहते हैं,
अपनाने की भरपूर कोशिश की और इलेक्शन कमीशन में बार बार टांग अड़ाई है कि ये मामला आगे ना बढ़े। यहां पर यह बात जानना बहुत जरूरी है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इस तरह के मामलों को डील करते हुए एक हाई कोर्ट का दर्जा रखता है। जो सूबे की सबसे बड़ी अदालत होती है उसकी जो पावर होती है वो इलेक्शन कमीशन की होती है। लिहाजा यहां पर जो केसेस होते हैं उनकी समात के एक सूरत होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही वहां के चीफ जज बन जाते हैं समझे उस टाइम पर, और बाकायदा वकला के जरिए जिरा होती है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के बार तलबी के बाद पीटीआई ने नहीं दिए डॉक्यूमेंट्स, और इलेक्शन कमीशन ने जब पूछा कि आप बताएं तो इलेक्शन पीटीआई ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी पूछो, जिससे मालूम होता है कि दाल में कुछ काला है और पीटीआई जो है वो हकायक को छुपा रही है। इसके बाद पीटीआई ने जो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की हैं उससे भी साबित होता है कि पीटीआई नहीं चाहती कि ये केस मंतकी अंजाम को पहुंचे, और वो मुख्तलिफ हरबे अपनाते रहे हैं। पहले तो उन्होंने यही कहा कि इलेक्शन कमीशन केस ही नहीं सुन सकता, वो सुप्रीम कोर्ट में उठा के ले गए और वहां पर कई साल जाया कर दिए। फिर दोबारा घूम फिर के इलेक्शन कमीशन में आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ सुन सकता है, तो अब सुना जा रहा है। फिर जब इलेक्शन कमीशन ने देखा कि पीटीआई बार डॉक्यूमेंट मांगने के बावजूद डॉक्यूमेंट नहीं दे रही, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम अपनी एक तहकीकाती कमेटी बनाएंगे जिसको स्क्रूटनी कमेटी का नाम दिया गया, और उस स्क्रूटनी कमेटी को इख्तियार दिया गया कि आप जाएं और दस्तावेजात तलाश करें पीटीआई की। उस स्क्रूटनी कमेटी को 1 महीने का वक्त दिया गया। 1 महीने बाद जब वो कमेटी पेश हुई इलेक्शन कमीशन के सामने तो बताया कि भाई 1 महीने तो बहुत कम वक्त है, हमसे तो नहीं हो पाया, अभी तो बहुत अकाउंट्स हैं और हम अभी छानबीन कर रहे हैं, 1 महीना और दे देते हैं। फिर वापस आए, फिर कहा अभी भी नहीं हुआ, 1 महीना और ले लीजिए। करते करते 1.5 साल गुजरने के बाद आज स्क्रूटनी कमेटी ने वो रिपोर्ट पेश कर दी जनाब 4 जनवरी 2022 को। ये रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर दी गई। अब दिलचस्प बात यह है कि कमरा अदालत में क्या हुआ, ये बहुत दिलचस्प मनाजिर हैं। पीटीआई नहीं चाहती थी कि ये रिपोर्ट पब्लिक की जाए और अवाम इसको पढ़ ले, क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि तहरीक इंसाफ जो है उसने कुछ अपने ज़राए छुपाए हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं 2 ममालिक के नाम नहीं ले सकता जिनसे मुझे फंडिंग हुई है, और अब मालूम ही हो रहा है कि कनाडा और न्यूजीलैंड वो 2 ममालिक हैं, और स्क्रूटनी कमेटी ने ये इंकशाफ किया है। स्क्रूटनी कमेटी ने उन 42 गैर मुल्की शहरियों के नाम तक दे दिए जिनसे पीटीआई ने पैसा लिया है, उन कंपनीज के नाम तक दे दिए जिनसे पीटीआई ने पैसा लिया है। जबकि अकबर एस बाबर ये कहते हैं कि इस कमेटी की रिपोर्ट में जो चीज़ें बताई गई हैं अभी ये तो थोड़ा सा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, पीछे तो पूरा खजाना है, और ये जानबूझ के इन्होंने चीज़ें छुपाई हैं ताकि ये बड़ा केस ना बन सके। बहरहाल स्क्रूटनी कमेटी ने क्या पाया, और इस कमरा अदालत में तहरीक इंसाफ ने इस दरखास्त को पब्लिक होने से बचाने के लिए ये रिपोर्ट छुप जाए, आवाम के सामने ना आए, क्या कोशिश की, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुतालिक गलत मालूमात फराहम की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने चंद अफराद के अलावा फॉरेन फंडिंग के मुकम्मल ज़राए ज़ाहिर नहीं किए, जिसकी वजह से स्क्रूटनी कमेटी उन मामलात पर कोई तबसरा नहीं कर सकती कि वो गैर कानूनी है नहीं है, लेकिन छुपाया इन्होंने बहुत कुछ है हमसे। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ को यूरोपीय ममालिक और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के अलावा अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जापान, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड्स और फिनलैंड समेत दीगर ममालिक से फ़ंड्स मौसूल हुए। कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ को न्यूजीलैंड से मौसूल होने वाले फ़ंड्स तक स्क्रूटनी कमेटी को रसाई नहीं दी गई। वही मुल्क जिसका इमरान खान ने कहा था कि मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुल्क की बदनामी हो जाती है, लगता है कि यहाँ से कोई बड़ी रकम आई है पीटीआई को। बहरहाल स्क्रूटनी कमेटी के मुताबिक जब तहरीक इंसाफ समेत फरीकैन की तरफ से मुकम्मल डेटा तक रसाई से मुतालिक ताउन नहीं किया गया, तो फिर कमेटी ने इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के दीगर बैंकों से 2009 से लेकर 2013 तक के रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की और ये रिपोर्ट तैयार की है। यानी कि ज़बरदस्ती इन्हें डॉक्यूमेंट ढूंढना पड़े हैं इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को। बहरहाल इस पूरे मामले का अगर आप स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ें तो वो ये कहती है, खुलासा ये है कि तहरीक इंसाफ एक तो ये कि चीज़ें छुपा रही है, झूठ बोल रही है, आधी मालूमात दे रही है, इलेक्शन कमीशन को शफाफ ज़राए नहीं दिखाए गए। दूसरी बात जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट कहती है वो ये है कि लगभग 33 करोड़ रुपए कुछ ऐसे हैं जिनका समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से आए हैं, बाकी तो हमें कुछ डॉट्स मिल रहे हैं। अब ये 33 करोड़ रुपए सिर्फ इतने छोटी सी करप्शन, खान साहब की इतनी छोटी सी करप्शन पे इतना वावेला हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर ट्रिक सामने आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। वो ट्रिक ये है कि हम अपने सारे ज़राए छुपा देंगे, जो थोड़े बहुत दिखाएंगे उनसे जो हमारी चोरी साबित होती है या इल्लीगल मनी जो हमने लिया है वो साबित होता है, वो बनेगा कम से कम, और हम आवाम को कल को ये कह सकेंगे, अगर इनको इस बुनियाद पर निकाल दिया जाता है तो
आवाम को तहरीक इंसाफ जाकर कह सकेगी कि देखो यार 33 करोड़ रुपए निकाल दिया, जैसे मियाँ साहब कह रहे थे बार बार कि मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर 10,000 रियाल थे, उस पर निकाल दिया, तो खान साहब भी ये कह सकेंगे अगर इस पर निकाले जाते हैं। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए इन्होंने मालूमात ही नहीं दी, ना मालूमात मिलेंगी ना सवाल उठेगा, और जब उठेगा तो सिर्फ 33 करोड़ का, वो हम कह देंगे छोटी सी रकम और हमें जलील कर रहे हैं बिला वजह। अब आ जाते हैं दोस्तों उस समात की जानिब जो कि अहम समात मंगल के रोज हुई है 5 जनवरी 2022 को, जिसमें ये रिपोर्ट खुलकर सामने आ गई, जिसने पीटीआई को एक्सपोज किया है। उस दिन कमरे अदालत का माहौल कैसा था? इस मामले पर जो समात कर रहे थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़ाहिर कर रहे हैं सिकंदर सुल्तान राजा, और 3 रुकनी कमीशन था जो समात कर रहा था। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर पहुंचे थे एक जानिब से, और हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि असद उमर थे, आमिर क्यानी थे, पीटीआई के वकील शाह खावर हैं वो थे, और ये सारे लोग वहाँ पर पेश हुए। जो ही समात का आगाज़ हुआ, पीटीआई के वकील ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए, यानी कि इस रिपोर्ट में जो लिखा है वो ना बताया जाए। अच्छा जी, अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं जो वहां पर गुफ्तगू हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर रिमार्क्स दिए कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट तो आ गई है, जिस पर अकबर एस बाबर ने के वकील ने कहा कि जब स्क्रूटनी कमेटी के बाद रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास आएगा तो हमें कॉपी जरूर फराहम कीजिएगा, हम तो देखना चाहते हैं इसमें क्या है। पीटीआई के वकील शाह खावर ने मौके पर बनाया कि रिपोर्ट फरीकैन को दे दी जाए, ताहम हमारे कमेंट्स आने तक रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए। अब पीटीआई का वकील ये पहले कह रहा था रिपोर्ट पब्लिक ना करें, फिर वो कहता है कि अच्छा इनको दे दें, अकबर एस बाबर को खोल के पढ़ लें कि अब हमने हमारे क्या करतूत हैं, मगर जब तक हम ना पढ़ लें और हम कोई उस पर तबसरा ना कर ले हुकूमत बाकायदा, तब तक ये उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, और वो एक राज रहेगा, वो पब्लिक नहीं हो सकती है। यानी कि दाल में कुछ काला है। शाह खावर ने, जो कि पीटीआई के वकील हैं, दलाइल दिए कि दीगर जमातों के अकाउंटों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो जाने दें, वो रिपोर्टें भी आ जाएं, फिर हम बाद में इकट्ठा पब्लिक कर लीजिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, सब रिपोर्टों को भला कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? वकील अकबर एस बाबर ने कहा कि हर केस में सब चीजें पब्लिक होती हैं, जिस पर वकील तहरीक इंसाफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑर्डर कर दे कि फरीकैन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक ना करें। यानी कि मिन्नतों पर आ गए तहरीक इंसाफ के वकील कि भाई पब्लिक ना करो, इसमें जो लिखा है वो अवाम को मत बताओ। जिस पर रुकन इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि ओपन कोर्ट में हम कैसे पाबंदी लगा सकते हैं कि रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए। ये एक खुली अदालत है, और यही वजह है कि रिपोर्ट फिर पब्लिक हुई, अवाम में है। इस वक्त मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, उसके मदरजात पढ़कर सुना रहा हूँ, और इस रिपोर्ट में जो इंकशाफात हुए हैं उसमें जो जुर्म है किसी भी सियासतदान का या सियासी जमात का कि वो बाहर के ममालिक से फंडिंग लेती है, किसी गैर मुल्की शहरी से, गैर मुल्की कंपनी से, क्योंकि अगर आप किसी गैर मुल्की शहरी से लेंगे हो सकता है कि वो आपको दुश्मन मुल्क का एजेंट पैसे दे रहा हो, अगर आप किसी गैर मुल्की कंपनी से लेंगे हो सकता है वो कंपनी पाकिस्तान में बड़ा बिजनेस करना चाहती है, आप बाद में ताकत में आकर उस कंपनी को फायदे पहुंचाने लगे। लिहाजा पाबंदी है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ पाकिस्तान छोड़कर गए कनाडा में रह रहे हैं मगर कैनेडियन शहरी भी बन चुके हैं, ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी इनको फंडिंग कर सकते हैं, और उन्हीं के पास इतना पैसा भी है, और उन्हीं को इतना मुल्क का दुख भी जागता है, क्योंकि वो मुल्क से दूर बैठे हैं, उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पर जीने वाले किस हाल में जीते हैं, तो वो ऐसे लोगों को फंडिंग भी करते हैं। आप खुद सोचें, यहाँ के लोग तो फंडिंग करने से रहे, पाकिस्तानी बेचारे यहाँ पर अपनी खाने की रोटी नहीं, मस्जिद में पंखा लगाने के लिए चंदा करना पड़ जाए तो अजाब बन जाता है यार कोई ट्रांसफार्मर जल जाए मोहल्ले का तो उसके पैसे जमा करने में अजाब है, तो पाकिस्तानी क्या फंडिंग करेंगे? तो ओवरसीज पाकिस्तानी ही करते हैं यूजुअली, और इस मामले पर ये सारा मामला है। तो इलेक्शन कमीशन ने और स्क्रूटनी कमेटी ने ये कंक्लूड कर लिया है कि पीटीआई ने गैर मुल्की कंपनियों से पैसे लिए, गैर मुल्की शहरियों से पैसे लिए, उनके नाम तक बता रहा है इलेक्शन कमीशन, उन कंपनियों के भी नाम बता रहा है, एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ है। अब होगा क्या? चूंकि इलेक्शन कमीशन ये साबित कर देगा कि पीटीआई ने गैर मुल्की फंडिंग ली है और इलीगल तरीके से ली है, लिहाजा कानून के मुताबिक होता यह है ऐसी सूरत में कि इलेक्शन कमीशन एक खत लिखता है वफाकी हुकूमत को कि मुताल्लिका जमात जिसने गैर मुल्की इलीगल फंडिंग ली है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मगर यहां पर जो हुकूमत है वही तो मुल्जिम है, तो हुकूमत अपने खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकती है? इसका एक और तरीका यह हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन एक सदारती रेफरेंस भेजेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को कहेगा और सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि इलेक्शन कमीशन का ये हुक्म बिल्कुल दुरुस्त है, लिहाजा वफाकी हुकूमत इस पार्टी को कालादम करार दे दे। अब वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ खुद है, वो कैसे कालादम करार देगी? यहां पर एक कानूनी नुक्ता उठ जाएगा। इस कानूनी नुक्ते के उठने पर हमें जवाब मिल जाता है इस सवाल का कि क्या ये केस फॉरेन फंडिंग केस जैसे नून लीग का पैनामा केस था वैसा साबित हो जाएगा तहरीक इंसाफ के लिए? जी नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ को अपना इक़्तिदार मुकम्मल करने के लिए अभी लगभग आप कह सकते हैं कि 18 महीने हैं, 1.5 साल है, कुछ 1-1.5 साल बाकी है। ये जो सारा प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का, तहरीक इंसाफ ने पहले भी ताखिरी हरबे अपनाए, अभी भी वो ताखिरी हरबे पर अड़ गए हैं। वो कह रहे हैं पहले इनकी रिपोर्ट आने दो, फिर इस रिपोर्ट पर बात करेंगे, पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी रिपोर्ट आए फिर बात होगी। तो ताखिरी हरबे
अपनाते अपनाते ये ताख़िरी हरब हुकूमत इसको घसीट लेगी बड़े आराम से, क्योंकि इस इदारे में, उस इदारे में, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सदर के पास जाओ, फलां के पास जाओ, कानून में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, अब क्या करें, कानून की तशरीह करो तो काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर करने वाले चाहें, यानी कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट चाहे, तो वो ये काम एक रात में भी करवा सकती है, और आपकी और मेरी आंखें ये सब होता देखकर फटी की फटी रह जाएंगी। माजी में इसकी बेशुमार मिसालें मिलती हैं। करवाने वाले अगर चाहें तो करवा सकते हैं, मगर इसको देखा जाए तो इतना आसानी से ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा होने को, अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये चाहे कि इमरान खान साहब की सियासत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाए, तो ये फॉरेन फंडिंग केस में इनफ शवाहिद हैं, मुनासिब सबूत हैं, जिनके ज़रिए ये काम बड़े आराम से हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, ये है ये पूरा मामला जो मैंने आपके सामने बयान किया है। इस पूरे एपिसोड में मैंने बार बार ये कहा कि तहरीक इंसाफ की दाल में कुछ काला है, और वो साबित हो जाता है मुख्तलिफ चीज़ों को देखकर जिनके मैंने आपको शवाहिद दिए हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं तहरीक इंसाफ मुखालिफ हूँ, नून लीग के हक़ में हूँ, या किसी और जमात के हक़ में हूँ, या अकबर एस बाबर के साथ मेरा कोई ज़ाती ताल्लुक़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हक़ाइक़ हैं उनको देखें, इस केस की हिस्ट्री को देखें। पिछले 5-6 साल से तो मैं अपनी आंखों से इस केस को देख रहा हूँ कि कब क्या होता है, कब क्या खबर आती है, कैसे आगे बढ़ता है। और पीटीआई ने इस केस में बाकायदा एक प्रॉपर चोर की दाढ़ी में तिनका शुरू दिन से नज़र आ रहा था, और आज वो भांडा फूट गया है। और भांडा फूटने का नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा या नहीं होगा, ये फैसला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।